नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक और विचारक हुए शामिल। उत्तराखंड में 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान। 2 दिन में 3 नामांकन प्रपत्र किए गए दाखिल। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस का दिल्ली में मंथन। दावेदारों के 13 नामों पर हुई चर्चा। 27 अक्टूबर को प्रत्याशी का ऐलान संभव। उत्तराखंड की पहली डेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्द होगा शुभारंभ। पीएम मोदी 29 अक्टूबर को करेंगे शुरुआत। सीरियस मरीजों को ले जा सकेंगे ऋषिकेश एम्स। और नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनावों को लेकर याचिका पर की सुनवाई। चुनाव की समय सीमा निकल जाने से निरस्त की याचिका। उत्तराखंड के साहित्य, संस्कृति और कला को विश्व पटल पर रखने के उद्देश्य से डोईवाला के थानों में बने लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 की शानदार शुरुआत हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साहित्य प्रेमी और कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश करते हुए उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को मुख्य अतिथियों और कार्यक्रम में आए साहित्यकारों के सामने पेश किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति और कला का बेजोड़ नमूना है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस लेखक गांव में साहित्य, संस्कृति और कला प्रेमी आकर अपने आप को पहाड़ों के बीच शांत मन से नई रचनाओं की ओर अग्रसर करेंगे। मंच से भी कहा कि देखिए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और ख़ासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहाँ वो आकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सबको इसमें रुचि लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका भी उसी तरह से सदुपयोग भी हो। एक सोच थी, एक सपना था जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था और आज वो सपना साकार हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से ही एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गांव बनाया जाए। क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं, इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और ज़्यादातर पिक्चरें अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही हैं तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके जहां वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। हरिद्वार में स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। गणेश घाट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, भाजपा विधायक आदेश चौहान समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर गंगा से प्लास्टिक, कपड़े और अन्य कूड़े को हटाया। और इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की जो सफाई है उसको करके हमें आत्मिक संतुष्टि मिली है। हमारे जो संगठन के अन्य पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, हमारी महिला मोर्चा है, तमाम लोगों ने आज इस अभियान में भाग लिया है
और मुझे खुशी है कि सब लोग अब जाते हुए ये कह के जा रहे हैं कि आज हमको संतुष्टि कि हमने कुछ किया है। तो मैं कहता हूँ ये संतुष्टि का भाव ये सबसे बड़ा भाव है और मुझे भी संतुष्टि कि हम चाहे छोटा ही क्षेत्र किया है लेकिन साफ किया है। जन सहभागिता बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि निश्चित रूप से जन नहीं हर घर की सहभागिता जरूरी है। घर वाले अपने घर में सफाई रखें, अपने चौके चूल्हे साफ रखें, अपने टॉयलेट साफ रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो अभियान ये चल रहा है, जो हमारा मकसद है कि लोगों में इसकी जागरूकता फैले, वो अभियान हम मानेंगे सफल हुआ है। प्रदेश के पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पुनर्गठन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पुनर्गठन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से विभाजित होने के बाद से ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातचीत और बैठकें समय समय पर होती रही हैं। इसी क्रम में आज भी परिसंपत्तियों को लेकर पुनर्गठन से जुड़े हुए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही पुनर्गठन मंत्री ने कहा कि मुख्यतः वन, सिंचाई, ऊर्जा और सहकारिता विभाग से संबंधित परिसंपत्तियों के संबंध में चर्चा की गई। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई विभाग की ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहाँ से लेना है और 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है, यानी लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया भी हमें एक तरह से वहाँ से मिलने की संभावना बनती है। हेमवंती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ चुनाव टालने के कारण आज एक छात्र नेता हर्षित सिंह महाविद्यालय की छत पर चढ़ गया। इससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कि 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन न्यायालय के आदेश पर चुनाव निरस्त हो गए। इस पर आक्रोशित होकर एबीवीपी से छात्र संघ के उम्मीदवार हर्षित सिंह महाविद्यालय के छत पर चढ़ गए। हर्षित सिंह का कहना है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द हो। इस अवसर पर खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट भी मौके पर पहुंचे और छात्र नेता को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा। मौके पर महाविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन मौजूद रहा। छात्र संघ चुनाव जो तय तिथि में होनी चाहिए वो हो नहीं पाए और माननीय न्यायालय का भी आदेश था कि 30 सितंबर तक अगर ये चुनाव नहीं हो तो सरकार इस बारे में सोचे। तो लिहाजा इसी के विरोध में यहाँ पर छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी जो उम्मीदवार थे यहाँ पर छत में चढ़ गए थे। आज हमने समझा बुझा कर उनको मना दिया है और उनको नीचे ले आए हैं। उनको समझा दिया कि भाई आप अनशन करते तो आराम से करिए, ये छत में चढ़ना ठीक नहीं है ये बात। तो वो हमारी बात को समझ गए हैं और जो भी उनकी बात है तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनको बताते हैं। सर मुद्दा एक ही था कि छात्र संघ चुनाव यहाँ पर हो नहीं रहे, जो तय तिथि थी उसमें हुए नहीं है और क्योंकि बीच में फिर अब उनके कॉलेज के एग्जामिनेशंस भी हैं तो एक असमंजस का माहौल था, तो उसी के सिलसिले में इन्होंने विरोध कर रहे थे। तो हमने ये जो यहाँ के प्रॉक्टर को कह दिया कि भाई आप यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये बात को अवगत करवा दें, तो जो भी निर्णय लेना होगा वो ले लेंगे। विगत 5 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ, पर इस बार मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा था। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 तारीख को एक लेटर आया था जिसमें ये कहा था कि 25 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होने। आज 25 तारीख है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी यही मांग है कि मेरा सपना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं इस महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरा सपना मत टूटने दीजिए और मेरे को जितनी जल्दी हो सकता है मेरे को आप छात्र संघ की डेट चुनाव की बता दीजिए। जनपद बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील में तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व अमीनों ने कपकोट सूपी निवासी राजू राम को 66,383 रुपये बकाया न देने पर राजस्व हवाला तहसील में बंद किया।
यहां तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अन्य 3 लोगों के खिलाफ लंबे समय से राजस्व बकाया था, लेकिन 2 व्यक्तियों ने कुछ राशि जमा कर दी। यहां राजस्व टीम ने अमीन हंसागिरी गोस्वामी, महेश सिंह दीवानपुरी और भुवन चंद्र मिश्रा द्वारा व्यक्ति उसके निवास से पकड़ा। वहीं तहसीलदार राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बताया गया कि अन्य जो व्यक्तियों के बकायादार और फरार हैं, उनके खिलाफ भी धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। राजस्व विभाग के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें संग्राम, अमीन हंसागिरी, महेश कुटिया, दीवानपुरी अमीन की टीम बनाकर भेजी गई, जिसमें इनके द्वारा राजू राम, सनोब, जसराम, ग्राम सूपी वाले को गिरफ्तार करके लाया गया है, जिसपे 66,383 रुपये की वसूली थी। वसूली न देने के कारण आज जो है इसको जो है 14 दिन की जो है हिरासत में रखा गया है और जो भी व्यक्ति शेष हैं उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी यदि वसूली समय पर नहीं होती तो। फिर इसके जामीन के विरुद्ध जो है माने जो 14 दिन के लिए हिरासत में रखा गया है, इसके जामीन के विरुद्ध जो है फिर कार्रवाई कर दी जाएगी। नारसन ब्लॉक के गांव ठसका में पिछले 1 सप्ताह से डेंगू ने अपना कहर बरपा रहा है। वहीं इस बीच 3 बार स्वास्थ्य विभाग अपना कैंप लगा चुका है। आज भी 8 मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीजों के परिजन ने आरोप लगाया कि एक तरफ डेंगू का इलाज भी पूरी सुविधाओं का स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है, वहीं रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीजों को बाहर से दवाई लिखी जा रही है। हमने तीसरा कैंप आज लगाया है। यहाँ डेंगू के मरीज कुछ आए हुए हैं, तो 19 तारीख को लगा था, 22 को और आज 25 को लगाया है। अब 22 तक 161 मरीज देखे गए थे, जिसमें से 35 पॉजिटिव आए थे, जिनमें कुछ काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। 8 मरीजों को आज हमने सिविल अस्पताल रुड़की भेजा है तथा क्या कहते हैं कि आज 172 मरीज देखे गए हैं, जिसमें से 106 का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह तक आएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है और इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहती। डीएवी डिग्री कॉलेज के मेन गेट के बाहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि नियमानुसार कॉलेज में नए प्रवेश के शुरू होने के 45 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाए जाने चाहिए। एडमिशन स्टार्ट होने के सभी महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जिस दिन से एडमिशन स्टार्ट होता है उससे 45 दिन के अंदर इसमें सितंबर 30 तक चुनाव कराने सरकार को जो समय था वो था, लेकिन उन्होंने कि मनसा ही शुरू से ही इस साल छात्र संघ चुनाव कराने की नहीं थी, इसलिए इन्होंने देर की। अब हाई कोर्ट में एनएसयूआई के हमारे कुछ साथी गए तो कल इस पर डिसीजन आया कि देर हो गई, इस वजह से छात्र संघ चुनाव प्रदेश में नहीं कराए जाएंगे। तो क्यों नहीं कराना चाहते हैं चुनाव? हारने की मनसा, डर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लगातार पहले भी खास रुड़की का ही बात करूं मैं तो 3 चुनाव लगातार जीते हैं। 3 चुनाव जीतने के बाद एक चुनाव पिछली बार हमारे से कोई गलती रही हुई तो हमने इस बार उसमें सुधार किया। इस बार हमारी बड़ी अच्छी तैयारी थी और हम छात्र संघ चुनाव रुड़की डीएवी कॉलेज और लक्सर राजकीय कॉलेज से जीतने वाले। 30 सितंबर तक करवाने के आदेश किसके द्वारा किए गए थे विश्वविद्यालयों को चुनाव में? जो यूनिवर्सिटी के जो रोल्स होते हैं और जो हमारे सचिव साहब उनके द्वारा। आज क्या कार्यक्रम हुआ आपका? आज हमने स्कूल को बंद करने कर और उस पर पुतला दहन किया है आज शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। टनकपुर राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सूरज मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। सूरज मिश्रा ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को निरस्त करने और छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।
महाविद्यालय में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और ये पुतला दहन का मुख्य कारण था कि ये चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं छात्र संघ का, और छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो जो एक गरीब बच्चा जो छात्र की राजनीति करके वो ऊपर उठता है वो आगे राजनीति नहीं कर पाएगा और छात्र हितों की बात को कौन उठाएगा। इस वजह से आज धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया और अगर ये जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करते हुए छात्र संघ के चुनाव की तारीख तय नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा और कॉलेज में तालाबंदी करनी पड़ेगी। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, केदारनाथ उपचुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, लखपत सिंह बुटोला समेत केंद्र और प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें, बैठक में कांग्रेस की रणनीति समेत संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का चयन करना था। केदारनाथ उपचुनाव में नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वर्चुअल बैठक कर उम्मीदवारों के नाम में से अंतिम 3 नाम का एक पैनल बनाया था। इस बैठक में 3 नाम वाले इस पैनल में से एक नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लग सकती है। केदारनाथ उपचुनाव जो है वो सामने है और हमारे पर्यवेक्षक वहाँ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आम जनता से भी बात करी, पार्टी के कैडर से भी बात करी, पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात करी, जो टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं उपचुनाव के लिए, उनसे भी बातचीत करी। अब पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली दी है, सारे सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया है। मैं समझता हूँ प्रभारी जी और पार्टी के सीनियर लीडर्स उनसे बातचीत करेंगे और शीघ्र ही हमारा जो कैंडिडेट है वो तय होगा और अनाउंस होगा। सारी पार्टी मिलकर के केदारनाथ का उपचुनाव उसी प्रकार से जीतने का काम करेगी जैसे हमने बद्रीनाथ जी का चुनाव जीता, जैसे हमने मंगलौर का चुनाव जीता। 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र लिया। 2 दिन में 3 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा। वहीं डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन पत्र खरीदा है। 2 दिन में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। मूल निवास और भू कानून को लेकर एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ नाराजगी और विरोध के स्वर उभर रहे हैं, वहीं अब आंदोलन भी जारी है। इसके बाद भाजपा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सभी वर्ग और समुदाय और निवासरत लोगों के हितों की चिंता उनको है और इस पर व्यापक स्तर पर चिंतन किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की माने तो सरकार स्थानीय लोगों के हितों के साथ साथ यहां पर रह रहे सभी लोगों के हितों का ध्यान रख रही है और इसका समाधान बहुत जल्द भाजपा ही निकालेगी। सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं,
इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है। उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मस्जिद को लीगल बता रहा है। अब यह मामला विवाद का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें, हिंदूवादी संगठन के तमाम नेता और स्थानीय लोग मस्जिद को अवैध बताकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दर्शन भारती और उनकी अन्य सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता और मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते को बीच में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। लेकिन जनता इस रास्ते से जाने के लिए अड़ी रही, शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अचानक सभी लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस द्वारा छोड़े गए इन आंसू गैस की वजह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी इसके बाद देखने को मिली। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।